अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारे टॉपिक का नेम है डाटा एनालिसिस। पहले हमने एक टॉपिक का नेम पढ़ा था जो कि था डाटा ऑर्गेनाइजेशन। डाटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब था कि डाटा को तरतीब देना, लेकिन आज का टॉपिक है डाटा एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है, परखना कि डाटे को आपने उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी है डाटे की। तो इट इज अभी क्यों जरूरी होता है? इट इज नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। कि हम किसी भी डाटा की एनालिसिस करके किसी भी हाइपोथेसिस को सच्ची या गलत साबित कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डाटा एनालिसिस जो है ये एक्सपेरिमेंट के जरिए भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारी बुक में जो है डाटा एनालिसिस के लिए दो टूल्स दिए हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल टूल्स दिए हैं। अब स्टैट्स क्या होती है? स्टैटिस्टिक्स जो है मैथ की बेसिकली एक ब्रांच होती है, ठीक है, जिसमें जो है डिफरेंट टूल्स होते हैं। जैसे एवरेज इसमें टूल होती है, और इसमें प्रोपोर्शन और रेशियो जैसे मैथमेटिकल टूल्स होते हैं ना, प्लस माइनस डिवाइड, इसी तरह एवरेज, प्रोपोर्शन और रेशियो ये स्टैटिस्टिक्स के जो है टूल्स होते हैं। और हम डाटा एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिक्स के टूल्स को यूज़ करते हैं। जब हमने समराइजेशन ऑफ रिजल्ट को स्टडी किया था तब भी हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि हम डाटा एनालिसिस जो होता है बायोलॉजी में वो हम स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करते हुए किसी भी डाटा को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टूल्स यानी स्टैट्स क्या होती है? एक ब्रांच होती है मैथ की, ठीक है। उसमें जो है डिफरेंट टूल्स होते हैं, जैसे कि प्रोपोर्शन होना, जैसे रेशियो लेना या फिर एवरेज लेना, ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं। अब यहाँ पे दो स्टैटिस्टिकल टूल्स हमें बताए हुए हैं कि इनको अप्लाई करके हम कोई भी डाटा जो है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। पहले नंबर पे है रेशियो। रेशियो की डिफाइन है कि द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वोशंट, डिवीजन एंड रेशियो। यानी कि दो नंबर्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हमने क्वोशंट के जरिए या डिवाइड के जरिए शो करना है। जैसे ये एग्जांपल है, अगर हम लिख दें फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर्स हैं, लेट्स सपोज के ए और बी, ठीक है, उसको हमने लिख दिया बटे की फॉर्म में, तो इसे हम कहते हैं ये क्वोशंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। या फिर दूसरे नंबर पे होता है डिवीजन की फॉर्म में, ठीक है। या फिर तीसरे नंबर पे ये दो कॉलन, ये जो है कॉलन लगाना है सेंटर में, इसको हम कहते हैं रेशियो। तो इस तरह किसी भी रिलेशन को लिखने का नाम है रेशियो। यानी दो नंबर्स को अगर हम डिवाइड के जरिए, ठीक है, उनके रिलेशन को अगर हम डिवाइड के जरिए या क्वोशंट के जरिए या कॉलन लगा के अगर हम उनके रिलेशन को शो करें तो उसको हम नाम दे देते हैं रेशियो का। अब रेशियो का जो है फायदा क्या होता है? अब इसकी एग्जांपल है कि जैसे 150 मलेरिया पेशेंट्स हैं, ठीक है, और 50 जो है वो हेल्दी पेशेंट्स हैं। ये हमने लिखा हुआ है रेशियो की फॉर्म में, ठीक है, दरमियान में हमने क्या लगाया हुआ है? कॉलन। अब हम इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, यानी क्वोशंट लगाकर, ठीक है, 150 और 50 ओवर 150, हमने इसको किसकी फॉर्म में लिख दिया? क्वोशंट की फॉर्म में। अब यानी यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग कर दी, ठीक है, कि 0 0 से कट गया, 15 और 5 के टेबल पे ये कट के हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1/3। अब हमने इसको क्वोशंट की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आके इसको रेशियो की फॉर्म में लिख दिया है। अब ये जो रेशियो आई है, अब इसका मतलब क्या है कि 3 अगर हिस्से हों तो 3 हिस्से में से जो एक हिस्सा है वो है हेल्दी पेशेंट्स का। किस तरह कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पिज्जा है, ठीक है, उसके आपने 3 पीस कर दिए, ठीक है, आपने 3 पीस कर दिए। आपने कहा इस पिज्जे के 3 पीस हैं, ठीक है, आपने कहा इसके 3 पीस हैं, उसमें से एक पीस जो है वो किसी ने खा लिया। तो बेसिकली इस रेशियो का भी यही मतलब है कि अगर हम 3 हिस्से करें, ठीक है, तो 3 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो हेल्दी पेशेंट्स का है, बाकी जो हिस्सा है वो कितना है? मलेरियल पेशेंट्स का। या फिर अगर हम इसको इस फॉर्म में देख लें आसान से जुबान में, तो 150 जो है वो मलेरियल पेशेंट्स है, 150 में से जो 50 पेशेंट्स हैं वो हेल्दी पेशेंट्स हैं, ठीक है। ये होता है रेशियो, यानी किसी चीज में से कौन सी चीज कितनी है, ठीक है, इस रिलेशन को हम नाम दे देते हैं रेशियो का। ये हो गया एक स्टैटिस्टिकल टूल। अब दूसरा है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की डिफाइन है
कि रिलेशन बिटवीन टू रेशियोज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इक्वालिटी। अब इक्वालिटी का साइन कौन सा होता है, ये, ठीक है। उसने कहा कि दो रेशियोज हो, अब यहाँ पे बात की हुई है दो रेशियोज। अगर हम ए रेशियो बी लिखते हैं तो ये हमारे पास एक रेशियो है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम सी रेशियो डी लिखते हैं तो ये हमारे पास दूसरी रेशियो है। अब उसने कहा कि दो रेशियो लो, ठीक है, उनके दरमियान इक्वल का साइन लगा के उनका रिलेशन अगर हमने शो करना है तो इस रिलेशनशिप को हम नाम दे देते हैं कि क्या है, ये प्रोपोर्शन। कि दो रेशियोज को इक्वालिटी के साइन के साथ या दो रेशियोज के रिलेशन को इक्वालिटी के साइन के साथ शो करना हो तो उस चीज को हम नाम दे देते हैं कि ये प्रोपोर्शन है। अब इसको इक्वालिटी का साइन भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम कॉलन भी लगा सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि रेशियो में हम लगाते हैं एक कॉलन, ठीक है, लेकिन जब हमने प्रोपोर्शन की बात करनी है तब हमने दो कॉलन लगाने हैं। इस दो कॉलन जो होते हैं इनका मतलब भी इक्वल ही होता है। आप इस तरह भी लिख सकते हो या इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शन का क्या फायदा होता है, बेसिकली इसका फायदा ये होता है कि अगर आपके पास, अब देखो यहाँ पे चार वैल्यूज है ना, ए बी सी एंड डी, ठीक है। प्रोपोर्शन का ये फायदा होता है कि अगर आपके पास तीन वैल्यूज आपके पास गिवन हो, ठीक है, और ये आपको मालूम ना हो तो प्रोपोर्शन के जरिए आप इस चौथी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो किस तरह से, इसकी भी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल कि एक बायोलॉजिस्ट है, ठीक है, उसने 20 बर्ड्स जो है यानी 20 परिंदे लिए, उसको जो है ना इन्फेक्टेड मॉस्किटो से कटवा दिया, ठीक है, यानी मच्छर से कटवा दिया, ठीक है। उसमें से 20 में से 14 जो बर्ड्स हैं उनको क्या हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है। यानी इतने उसने कटवाए थे बर्ड्स को, लेकिन 20 में से 14 बर्ड्स को जो है वो मलेरिया हो गया, यानी 14:20। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 20 में से 14 को क्या हो गया, मलेरिया हो गया। ये तो होगी बात। अब उसने कहा कि अगर 100 बर्ड्स लें तो उसमें से कितनी बर्ड्स को जो है वो मलेरिया होगा। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि बायोलॉजिस्ट ने 100 बर्ड्स पे चेक करना है तो वो 100 बर्ड्स को मॉस्किटो से कटवाएगा, इतनी सारी बर्ड्स को तो वो नहीं कटवा सकता ना। या चलो अगर 100 को कभी कटवा दिया, कल को उसने 200 बर्ड्स पे चेक करना हो, ठीक है, या फिर उससे अगले दिन उसने 300 बर्ड्स पे चेक करना हो, तो वो इतनी सारी बर्ड्स को तो नहीं कटवाएगा ना मॉस्किटो से। अब देखो तीन वैल्यूज हमारे पास गिवन है, अब हमने चौथी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अगर 100 बर्ड्स को कटवाया तो कितने बर्ड्स को जो है वो मलेरिया होगा। अब इस पे हमने वो वाला टूल अप्लाई करना है जो कि प्रोपोर्शन का। हमने मतलब ये दो रेशियो है, इनके दरमियान इक्वालिटी का साइन या फिर ये दो कॉलम लगा लेने। अब ये क्या होगी, प्रोपोर्शन की फॉर्म में आ गया। अब हमने ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, हमने जो है एक्सट्रीम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये जो साइड पे वैल्यूज होती हैं इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, यानी एक इस साइड पे होती है जो इस साइड पे होती है इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, और जो सेंटर में वैल्यूज होती हैं इनको हम कहते हैं मीन। तो हमने क्या करना है कि चौथी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में और मीन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब 20 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। अब ये इक्वालिटी का साइन है, इसको इक्वल का साइन लगा दिया। अब 100 मल्टीपल 14, ठीक हो गया। अब ये बन जाएगा 20x इज इक्वल टू 1400। अब ये 20 जो है यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और हम सबको ये रूल पता है कि अगर एक चीज इक्वल के इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है, डिवाइड। अब ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x इधर ही रहेगा, 20 उधर जाके 1400 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो x हमारे पास क्या आ गया, 70, यानी ये चौथी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 70। इसका क्या मतलब, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 70 मतलब कि
अगर 100 बर्ड्स को कटवाया मच्छरों से तो कितनी बर्ड्स को मलेरिया होगा? 70 बर्ड्स को। तो ये फायदा होता है प्रोपोर्शन का, ठीक है। रेशियो का क्या फायदा था कि हम फाइंड आउट कर सकते थे कि इतने में से इतनी वैल्यू को, मतलब इतने में से इतने वैल्यूज या इतनी बर्ड्स को मलेरिया हुआ। लेकिन हमने प्रोपोर्शन में फाइंड आउट क्या किया? 3 वैल्यूज हमारे पास गिवन थी और चौथी हमने खुद ही फाइंड आउट कर ली कि अगर हम 100 बर्ड्स को कटवाएं तो 70 को मलेरिया हो जाएगा। तो ये फायदा होता है प्रोपोर्शन का। अब उसके बाद बताया हुआ है कि हम जो है मैथमेटिकल टूल्स को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे है जीन फाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पे यानी हम मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई करते हैं, या फिर प्रोटीन स्ट्रक्चर को अगर हमने डिफाइन करना हो, ठीक है। अब देखो हर चीज का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब साख, जैसे ह्यूमंस का स्ट्रक्चर होता है, एनिमल्स का स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह प्रोटीन का भी स्ट्रक्चर होता है। अगर इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना हो तो हम मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई करते हैं, या फिर प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस को बताना हो, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस मतलब ताल्लुक के, प्रोटीन एक प्रोटीन का दूसरी प्रोटीन के साथ जो ताल्लुक होता है, ये जो इंटरेक्शंस होती हैं उनको बताने के लिए भी हम किस चीज का यूज करते हैं? मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई करते हैं। अब बुक में एक और बात है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली एक ब्रांच है, ठीक है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में बायोलॉजी की जो है ब्रांचेस पढ़ी थी, इसी तरह बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं? कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर अप्लाइड बेसिकली स्टैटिस्टिक्स, अगर हम स्टैटिस्टिक्स स्टडी करते हैं तो उसमें हम स्टैटिस्टिकल टूल्स को स्टडी करते हैं। लेकिन बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम उन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को स्टडी करेंगे जो कि हमारी बायो में यूज होते हो, ठीक है। जैसे हमने बायोफिजिक्स को स्टडी किया था कि बायोफिजिक्स में हमने फिजिकल लॉज को स्टडी करना था, लेकिन सारे लॉज को स्टडी नहीं करना था, सिर्फ उन लॉज को स्टडी करना था कि जो कि बायो से रिलेटेड हो। इसी तरह बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी हमने स्टैटिस्टिकल टूल्स को या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को स्टडी करना है, लेकिन सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को नहीं, सिर्फ उन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को जो कि बायो के साथ रिलेटेड हो। जैसे ये प्रोपोर्शन था या फिर रेशियो था या वो एवरेज था, तो इन टेक्निक्स को हमने किस में स्टडी करना होता है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, ठीक है। कंप्यूटेशनल का मतलब होता है कॉम्पिटेटिव, ठीक है। अब वो किस तरह से कॉम्पिटेटिव, जैसे यहाँ पे प्रोपोर्शन में देख लें या फिर रेशियो में हमने 2 वैल्यूज को आपस में कंपैरिजन किया था, या प्रोपोर्शन में हमने 4 वैल्यूज का आपस में कंपैरिजन किया था, तो ये होता है कंप्यूटेशनल टेक्निक्स। इसकी अब डिफाइन कर देती हूँ मैं, रीडिंग। डेटा एनालिसिस इज नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। इट इज डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। कि किस तरह से हम इस काम को अंजाम दे सकते हैं? स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई करके, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब लागू करना, कि उनको स्टैटिस्टिकल मेथड्स को लागू करके हम जो है डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। वो कौन कौन से टेक्निक्स है? रेशियो और प्रोपोर्शन। व्हेन अ रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स ए एंड बी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ क्वोशिएंट, क्वोशिएंट यानी बटे में लिखना। जब 2 वैल्यूज के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हम बटे के जरिए या डिवीजन के जरिए या फिर कॉलम लगा के सिंपली रेशियो के जरिए इसको जो है शो करें, तो उसको हम नाम दे देते हैं रेशियो का। उस रिलेशन को हम नाम देते हैं रेशियो का। रेशियो में भी एक्सप्रेस बाय पुटिंग अ डिवीजन और कॉलन मार्क बिटवीन द 2 नंबर्स। फॉर एग्जांपल, द रेशियो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट्स एंड 50 नॉर्मल पेशेंट इज 1:3। जो हमने यहाँ पे रेशियो निकाली कि 150 जो है वो मलेरियल पेशेंट से और 50 हेल्दी पेशेंट से, तो उनकी रेशियो क्या निकली थी? 1:3। अब उसके बाद प्रोपोर्शन का बताया हुआ है कि प्रोपोर्शन मीन्स टू जॉइन 2 इक्वल रेशियोज बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। कि 2 रेशियोज लेनी है और उनके दरमियान इक्वालिटी का साइन लगा देते हैं।
For example, A ratio B is equal to C ratio D is a proportion between the two ratios. This proportion may also be expressed as A ratio B. अब यहाँ पे उसने डबल कॉलन का साइन यूज किया हुआ है, and C ratio D. When three values in a proportion are known, the fourth one can be calculated. अभी उसका फायदा बताया हुआ है कि अगर प्रोपोर्शन में क्या होता है कि तीन वैल्यूज अगर हमें पता हो तो चौथी हम खुद फाइंड कर सकते हैं. उसके बाद एग्जांपल है कि a biologist can calculate how many birds will get malaria when he allows यानी इजाज़त दे देना infected mosquitoes to bite 100 healthy sparrows. कि बायोलॉजिस्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोपोर्शन के ज़रिए कि कितनी बर्ड्स को मलेरिया होगा अगर ये अलाउ कर दे इन्फेक्टेड मॉस्किटोज को कि वो 100 हेल्दी स्पैरोज को जो है कट करे, यानी उनको बाइट करे. सॉरी, इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट ही नोटेड दैट व्हेन ही अलाउड. प्रीवियस एक्सपेरिमेंट मतलब यहाँ वो बता रहे हैं कि उसने इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने 20 स्पैरोज को लिया और उनको जो है कटवा दिया, लेकिन उसमें से 14 को मलेरिया हो गया था. अब उसके बाद उसने ये चेक करना है कि 100 स्पैरोज में से कितनी को मलेरिया होगा. तो नाउ ही यूजेस द प्रोपोर्शन रूल. उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स आर thus a mean of summarizing data through the calculation of a mean value. अब स्टैटिस्टिक्स का बताया हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम डाटा को समराइज करते हैं, किस लिए? कैलकुलेशन करने के लिए. दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट ट्रांसफॉर्म्स रॉ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन. ये जो डाटा होता है हमारा इसको एक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में ले आता है. ठीक है, विच कैन बी यूज टू समराइज एंड रिपोर्ट रिजल्ट, जिसमें से हम रिजल्ट को निकाल सकते हैं. और उसके बाद है बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इन्वॉल्व द यूज ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स. अप्लाइड मैथमेटिक्स बेसिकली उन सब्जेक्ट्स को कहा जाता है जिन पे मैथ के जो टूल्स होते हैं वो अप्लाई हों. ठीक है, जैसे आप फिजिक्स को देख लें, फिजिक्स में आपको मैथ मिलती है. ठीक है, इसी तरह स्टैटिस्टिक्स है उसमें भी आपको मैथ मिलती है, तो इसको हम अप्लाइड मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स जो नेम यूज हुआ है ना, ये स्टैट्स के लिए यूज हुआ है. मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन विच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज यूज्ड इंक्लूड जीन फाइंडिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन इंट्रैक्शंस. कि हम ये जो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं या ये स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. अब आगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डिफाइन है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स रिफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा. तो ये क्या होती है? एक ब्रांच होती है पूरी. तो यही था आज का लेक्चर.